वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमारा चैप्टर चल रहा था बच्चों, एंड इन दैट स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम पहुंच चुके थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दैट इज हमने वहां प्रूव कर लिया था पार्टिकल नेचर, एंड लास्ट टर्न पे हमने उसके न्यूमेरिकल्स किए थे। नाउ अब हमें अगला लेवल स्टार्ट करना है चैप्टर का, जिससे स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी लेवल से चलना है। तो बेसिकली द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेक्ट्रम्स। ठीक है, तो अब हमें जो वर्ड डील करना है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग वन, दैट इज स्पेक्ट्रम्स। इंडिया में एक घोटाला भी हुआ है, स्पेक्ट्रम घोटाला है, 2G 3G। छोड़ो घोटालों को। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, बेटा व्हाट इज बेसिक वर्ड स्पेक्ट्रम मींस। तो आपको एटम्स के केसेस में हम कहते हैं कि इट इज फिंगरप्रिंट्स, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू फिंगरप्रिंट्स ऑफ एटम। मतलब एक एटम का जो भी स्पेक्ट्रम है वो दूसरे एटम का नहीं होगा, जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट्स इन ह्यूमन बीइंग्स। या एक बेसिक वर्ड जब हम कहते हैं ना, कंप्लीट रेंज ऑफ एनीथिंग, वो हम कहना चाहते हैं वो उसका ओवरऑल स्पेक्ट्रम है। जैसे ईएम वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ईएम वेव्स। तो ईएम वेव्स अगर हम कहें कि माइक्रोवेव से स्टार्ट हो जाएं, हाईएस्ट वेवलेंथ, और कॉस्मिक रेस तक हम जो देखते हैं ओवरऑल, वो एक पूरा एक स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट विब्ग्योर, वॉयलेट लोएस्ट फ्रीक्वेंसी से चलें, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सॉरी लोएस्ट वेवलेंथ से चलें वॉयलेट, एंड हाईएस्ट वेवलेंथ रेड विब्ग्योर तक चलें। तो ये एक तरीके का हम कह सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन को हम स्पेक्ट्रम वर्ड से लिंक करेंगे, कनेक्ट करेंगे। क्या है ये? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड दिस, कि अगर हम एटम्स के स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो बेसिकली एटॉमिक स्पेक्ट्रा दो तरह के होते हैं। वन इज टर्म्ड एज इमिशन स्पेक्ट्रम एंड वन इज टर्म्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हमें पढ़ना है। ऐसे ही इसके लिए वर्ड बने हुए हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम एंड कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। तो पहले हमें वर्ड क्लियर होना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है, डिसकंटिन्यूअस क्या है। आई होप सो सभी को मालूम है। द वर्ड कंटिन्यूअस इटसेल्फ मींस जिसमें बीच में गैपिंग ना हो, एक के बाद दूसरा, दूसरे तीसरा। फॉर एग्जांपल विजिबल लाइट या व्हाइट लाइट, जो सनलाइट के लिए हम कह रहे हैं, तो जो व्हाइट लाइट है उसमें अगर रेनबो की बात करें तो एक कलर के बाद दूसरा, दूसरे और तीसरा एक दूसरे में मर्ज होता हुआ चला। ठीक है, वॉयलेट से इंडिगो, इंडिगो से सो ऑन। तो ये मर्जिंग हो रही है, पहला कलर एंड हो रहा है, दूसरा स्टार्ट हो रहा है, बीच में कोई डार्क स्पेस, ब्लैक लाइन नहीं है। दिस इज नोन एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली बीच में गैप्स आएंगे। विब्ग्योर में ही बीच में लेट सपोज ग्रीन कलर गायब है, वॉयलेट कलर गायब है, या कोई और कलर गायब है, उसकी जगह वहां पे डार्क लाइन आ रही है, ब्लैक आ रहा है, दैट इज नोन एज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम जो रेंज है, कंप्लीट रेंज है, उसमें अगर सारी चीजें मौजूद हैं दैट इज कंटिन्यूअस, और अगर उसके अंदर में से कुछ गायब है दैट इज नोन एज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ऐसे एक वर्ड है लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। तो इन जनरल अगर हम कहें कि सपोज अगर हम इन कॉमन सेंस एक थ्रेड ले लिया हमने, और उस थ्रेड को रखा हुआ है, लेकिन उसी थ्रेड के बहुत सारे कॉम्बिनेशन, बहुत सारे थ्रेड एक साथ रखे जाए, देन इट फॉर्म्स अ बैंड स्पेक्ट्रम। मतलब अगर रेड कलर, ग्रीन कलर, ये कलर सिंगल लाइंस में देखें तो लाइन स्पेक्ट्रम है, और अगर ये रेड कलर का ही एक विड्थ है पूरे, तो वो लाइन की जगह बैंड कहलाएगा। दैट इज लाइन एंड बैंड। उसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन अभी करते हैं क्या है और ये लाइंस क्या है। एंड फॉलोड बाय इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन में ही इसका मेन यूज आएगा। तो आई होप सो अभी तक में वर्ड में आपको सिर्फ इतना क्लियर हो गया हो, बहुत है, कि स्पेक्ट्रम एक कंप्लीट रेंज को हम जनरल भाषा में कह सकते हैं, और हर एक एलिमेंट का अलग अलग होता है, फिंगरप्रिंट होता है, एंड व्हाइट लाइट में विब्ग्योर होता है जो कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो सकता है, और अगर उसमें से कुछ गायब हो जाए तो डिसकंटिन्यूअस। अब एटम में ये कैसे लगाना है वो हम बता रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे है क्या, हर एक एटम में सेंटर में न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं,
ये इनिशियल बोर मॉडल के टाइम की बात कर रहा हूं, जहां से ये थिंकिंग आई थी। तो ये एक हमने बेसिक स्ट्रक्चर सोचा है एटम का कि सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं, और वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने के बाद हायर लेवल पे जंप करते हैं, फिर लौट के बाहर वापस आते हैं। तो इन चीजों को, ये इस मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को जो पढ़ना है वो यहाँ पे हमारा बेसिक एम है स्टडी का। ठीक है बेटा। तो अब पहला पॉइंट जो हमारा यहाँ पे आ रहा है बच्चों, कि एटम के जो दो स्पेक्ट्रम हैं, वन इज इमिशन, वन इज एब्जॉर्प्शन, वो क्या है, इसे कोरिलेट करेंगे हम एग्जांपल से। बच्चों बेसिकली ये एक हमारा सब्सटेंस है, सपोज ये आयरन है, सोडियम है, व्हाटएवर, कोई एक सब्सटेंस है। हमने क्या किया, इसमें व्हाइट लाइट फॉल की। व्हाइट लाइट ऑब्वियसली वो लाइट है जिसमें विबग्योर है। अब हमने जब व्हाइट लाइट इसके ऊपर एब्जॉर्ब करा दी, फॉल करा दी, इससे एब्जॉर्ब करा दी, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है इसके बाद निकल गई, कुछ लाइट इसके बाद बाहर आ गई। हमने इस लाइट को एनालाइज किया। एनालाइज करने का मतलब हमने इसे प्रिज्म से पास किया, अब बाई रिफ्लेक्टिव सरफेस इज नोन एज प्रिज्म, और उसके बाद ये लाइट जहां जहां आके हुआ उसको नोटिस किया। इसी को हमने ऐसे करके ड्रॉ किया और ये देखा कि इस व्हाइट लाइट में यहाँ ये कलर्स डिफरेंस दिख रहे हैं, लेकिन एक जगह कलर एब्सेंट है, वहां ये और यहाँ ये ब्लैक लाइंस आ रही हैं। बाकी हर जगह कलर हैं, यहाँ ब्लैक लाइंस दिख रही हैं। बेटा जहां जहां ब्लैक लाइन दिखी हैं वो बेसिक रीजन है किस बात का, वो प्रूफ है किस बात का, कि यहाँ पे जो भी वेवलेंथ वाली रेज थी वो वेवलेंथ वाली रेज इस सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर ली है, वो रेज यहाँ एब्जॉर्ब हो गई हैं, इसलिए ये वाला स्पेक्ट्रम आपका कहलाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या हुआ बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हुआ कि पहले आपने सब्सटेंस में लाइट डाली, और लाइट डालने के बाद कुछ लाइट जो एब्जॉर्ब हो गई वो तो बच गई, बट नेचुरल, और जो बच गई लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट, उसको फिर आपने बेटा एनालाइज किया। एनालाइज काहे पे किया, ऑब्वियसली प्रिज्म से पास किया बाय रिफ्लेक्टिव सरफेस से, तो अलग अलग वेवलेंथ डेविएट होती हैं अलग अलग एंगल से, तो हमें ये पता चल गया ये लाइट कौन कौन सी हैं। अब ये देखा इसमें कुछ लाइट गायब थी, जो भी गायब थी वो इस एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था। इज इट क्लियर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है बच्चों? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम विल ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। विल ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस क्यों हम कह सकते हैं, एक बार आप वर्ड सोच के देखिए, क्योंकि जो भी सब्सटेंस है वो कुछ ना कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा। ओके ओके, तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि ये ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। एंड इसमें आप कह सकते हैं कि यहां कलर्स थे, यहां पे बच्चों कलर्स हैं, यहां कलर्स हैं, लेकिन बीच बीच में कई जगह से कलर गायब है। अब कोई कहे कि ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी थी, इसने सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए। अरे जब सारे एब्जॉर्ब कर लिए तो स्पेक्ट्रम काहे का बना मेरे बच्चे? स्पेक्ट्रम बनाने के लिए कुछ तो रेस चाहिए। तो अब ये मत कहना कि स्पेक्ट्रम बनेगा सारे ब्लैक लाइट दिखेगी। अरे भाई स्पेक्ट्रम बनेगा, कोई तो कलर आने तो इट इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, या ये कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस विद सम ब्लैक लाइंस, अदरवाइज कंटिन्यूअस, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में जनरल कहते हैं ना कि ये ब्लैक लाइंस आ गई, अन्यथा अदरवाइज ये क्या है, कंटिन्यूअस है। दिस इज एब्जॉर्प्शन। अब इसको इमिशन स्पेक्ट्रम में चेंज करते हैं इसी एलिमेंट को। तो हमने क्या किया, ये एलिमेंट जो हमारा था, चलो स्क्वायर था, स्क्वायर ले लो। ये एलिमेंट हमने क्या किया, इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, हमने हीट एनर्जी दी, दैट मीन्स लाइट को छोड़ के, लाइट के फोटॉन्स को छोड़ के हमने इसको एनर्जी दी है। अब जब हमने इसको एनर्जी दी तो इसके अंदर से कुछ रेडिएशन, कुछ
रेज निकली, इसके अंदर से निकली। अब जो इसके अंदर से रेज निकली हैं, हमने उसे एनालाइज किया है, उसे प्रिज्म से पास किया है और फिर स्पेक्ट्रम बना के देखा है कि ये जब बेंट हुई तो कहां आई। और सरप्राइजिंगली बेटा इसका जब स्पेक्ट्रम आया, अगर ये सेम एलिमेंट है तो यहीं पे आया, यानी जो लाइट इस सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब की थी जिस वेवलेंथ की, उसी वेवलेंथ की लाइट यहां से इसको हीटअप करने पर, इलेक्ट्रिक एनर्जी देने पर, दैट मीन्स पोटेंशियल्स लगाने पर वही लाइट बाहर आई। दिस स्पेक्ट्रम इज नोन एज इमिशन स्पेक्ट्रम। तो व्हाट इज बेसिक डिफरेंस इन इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? तो अगर आपको समझ में आ गया हो बेटा, इमिशन स्पेक्ट्रम में हम लाइट नहीं देते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम में हम सब्सटेंस को एक तरीके से एनर्जी देते हैं अदर देन लाइट, जिससे कि उसके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है उनमें मूवमेंट होने से बाहर रेज आए। एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है, वो उसमें क्या करते हैं, पहले लाइट देते हैं, पहले लाइट देने के बाद, पहले लाइट देंगे, लाइट देने के बाद जो एब्जॉर्ब हो गई छोड़ दो, वो तो एब्जॉर्ब हो गई, जो उससे ट्रांसमिट हो गई, निकल गई, बाहर आई, उसका स्पेक्ट्रम बनाते हैं एंड दैट इज टर्म्ड एज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस, या ये कहें इट हैज सम डार्क लाइंस अदरवाइज कंटिन्यूअस, और इमिशन स्पेक्ट्रम हैज some bright or colored line, otherwise it is totally black। तो ब्लैक स्पेसेस में कुछ लाइंस दिख रही हैं तो ये इमिशन स्पेक्ट्रम है। और जब पूरा सारे कलर्स आ रहे हैं, बीच में से कुछ गायब है, एक दो कलर, तो वो आपका कहला रहा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में गारंटेड कुछ ना कुछ गायब होगा, तो डिसकंटिन्यूअस होना ही होना है। अब इमिशन में ये ब्लैक बॉडी थी, सपोज सारे कलर्स इमिट कर रही है, कलर्स इमिट करे जा रही है, तो बेटा कॉमन सेंस है, जब सारे कलर आ गए, सपोज अगर सारे कलर्स आ गए तो ये मे बी कंटिन्यूअस, जब सब कुछ आ गया तो ये कंटिन्यूअस कहलाएगा। नाउ अगर इसी को फनी टोन में चेंज करें, बेटा फनी टोन में क्या है चेंज करना, बेटा सपोज दैट कि हमने यहाँ पे दैट इज एक एग्जीबिशन टाइप की लगा रखी है और हम शो कर रहे हैं, ये विबग्योर वाली एग्जीबिशन ही है, इंडियन करेंसी शो कर रहे हैं, ठीक है। मोदी जी ने वैसे ही करेंसी को विबग्योर में ही चेंज कर दिया है, ठीक है, वेरी कलरफुल करेंसी। तो अब ये जो विबग्योर में करेंसी शो कर दी और कलर्स लगा दिए हैं, एंड ऑब्वियसली एग्जीबिशन में कोई आए देखे जाए एंड सो एंड सो। मान लेते हैं हमने यहाँ कोई अलार्म सिस्टम ये सब नहीं लगा रखा, ये एक आदमी आया, ठीक है, ये यहाँ गया और ये मूवमेंट करके बाहर आ गया। इज इट क्लियर? ये मूवमेंट करके बाहर आ गया, लेकिन जब ये बाहर आया तो हम वापस उस रूम में जब एग्जीबिशन में जाके देखे तो हमें क्या दिखा, जब हमने एनालाइज किया तो हमें क्या दिखा, हमें दिखा यहाँ पे ब्लैक लाइन, यहाँ पे क्या दिख रही थी, ब्लैक लाइन। तो भाई तुमको ये वाला सूटकेस या ये वाला एग्जीबिशन वाला मटेरियल दिया और देने के बाद जब वापस लिया तो ये गायब हो गए, तो ये ब्लैक लाइन आ गए। फिर से एनालाइज किया तो देखा ये तो गायब हो गए, कौन ले गया भाई? इज इट क्लियर? तो ये कहा गया ये इस प्राणी का फिंगरप्रिंट कौन सा है, एब्जॉर्प्शन का। नाउ दूसरा पॉइंट, फिर जब भाई कलरफुल करेंसी मोदी इतने वर्ड आए तो ऑब्वियस सी बात है पुलिस बुलाई गई, इस प्राणी को दोबारा बुला लिया गया, भाई इधर आ जा, वापस बुला लिया गया, साथ में पुलिस भी बुलाई गई। अब इसे लाइट नहीं देंगे, मतलब ये विबग्योर वाले कलर नहीं दिखाएंगे, अब इसे हीट देंगे, हीट, पुलिस लैंग्वेज हीट। अब इसे हीटअप किया, और बेटा जब हीटअप किया और इससे कहा बेटा ऐसा है, ये सारे तो हटा लो यहाँ से, इज इट क्लियर? ये सारे तो हटा लो, हटा लिए, और इसे हीटअप करने के बाद वापस भेज दिया, चल भाई अंदर जा। जब ये अंदर गया तो इसने, क्योंकि जहां जहां से उठाए थे वहीं चुपचाप रख दिए,
जो भी मटेरियल वहां से उठाया था वहीं रख दिया। अब तुम इसे और हीट अप कर लो तो क्या कहीं और से उठा लेगा? नहीं, कोई है ही नहीं। या कहीं और रख लेगा? नहीं, कुछ है ही नहीं। तो व्हाट इज द पॉइंट? ये जो कहानी अब इसके साथ हुई है, ये इसका इमिशन स्पेक्ट्रम है। एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम आर कॉम्प्लीमेंट्री, और जिस वेवलेंथ पे जो एलिमेंट एब्जॉर्प्शन शो करता है उसी वेवलेंथ पे वो एलिमेंट इमिशन शो करता है, अलग नहीं करता। इट इज बेसिकली फिंगरप्रिंट। और ये सबसे पहले बात जो ये वाली कहानी समझ में आई थी बेटा, मे बी इससे पहले भी किसी को समझ में आई हो, लेकिन जो न्यूमेरिकल अप्रोच दी गई है इसमें, वो दी है बाल्मर ने। तो सबसे पहले ये बल्मा निकल के आए, बल्मा हम कह दे रहे हैं लेकिन है ये बाल्मर, ठीक है। तो बल्मा के सबसे पहले समझ में आया, ऑब्वियसली बल्मा इज ए विजिबल टर्म, ओके। तो ये विजिबल सीरीज थी। सबसे पहले ये काम किया गया हाइड्रोजन एटम पे। बेटा हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली हमारी स्टडी इजीएस्ट रहेगी। वो एक इलेक्ट्रॉन फुदक के जाएगा आएगा, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ लाइंस विल बी क्वाइट लेस देन एक्सपेक्टेड, और बाकी एलिमेंट से कंपैरिजन में करेंगे। तो एक कंटेनर में हाइड्रोजन है, बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम है, समथिंग लाइक दिस। आपने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर गए, फिर लौट के आए, और सबसे पहले बाल्मर सीरीज या दिस वन, बाल्मर साइंटिस्ट ने इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला दिया कि देखो भाई, ये जब भी मूवमेंट होगा तो इससे ही आप कंपेयर कर लीजिए, दैट इज 1/लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूं, नहीं तो जनरलाइज फॉर्मूले में ये था आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर या n2 स्क्वायर। ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है जो पहले बाल्मर ने जब दिया था बेटा, उस समय आर वर्ड नहीं था, डायरेक्ट वैल्यू थी, एंड इसको चेंज करके रेडबर्ग कांस्टेंट आर कहा। ऑब्वियसली उसके फॉर्मूले में जेड नहीं था क्योंकि वो हाइड्रोजन के लिए काम कर रहा था, तो 1 ही था। बट आज की तारीख में हमें मालूम है कि ये वाला फॉर्मूला 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लग सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब ये वाला फॉर्मूला हाइड्रोजन पे तो लगेगा ही लगेगा, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये वाला फॉर्मूला हीलियम प्लस के लिए भी लगेगा, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर तो 2 है, एक निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन बचा। ये वाला फॉर्मूला लिथियम +2 के लिए भी निकले लगेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 था, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक इलेक्ट्रॉन बचा है। तो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो कोई एटम या आयन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो वहां आ जाएगा। अब इनके एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है ना बच्चों, तो एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो आज की भाषा में तो हमें कहना ही पड़ेगा बेटा कि यहाँ आप आयन दिखाएंगे, मतलब जेड लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन है तो मत लिखिए, बाकी है तो लिखेंगे। इसमें आर की वैल्यू क्या आएगी? अगेन इट इज अ वेरी कॉमन सेंस। आर अगर हम यहाँ 1/लैम्डा के टर्म्स में सॉल्व कर रहे हैं, 1/लैम्डा जिसे न्यू बार कहते हैं, तो ये मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स होगी। तो R इज ए कांस्टेंट 10677 आप कह सकते हैं, या 1.09 तो 1.09 इंटू 10⁵ कह लीजिए या 7 कह लीजिए। तो R की वैल्यू इन जनरल 1.09677 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स, या it is equal to 1.09677 into 10⁷ मीटर इनवर्स। अब बेटा मुझे ये बेस्ट लगता है लिखना साइंटिफिक नोटेशन में, तो अगर आपका साइंटिफिक नोटेशन थोड़ा सा भी डाइसी है, नहीं समझ में आता, तो वीडियो देख लेना पिछला या अलग से क्लास अटेंड करिएगा। इट इज वेरी बेस्ट। क्यों बच्चों, जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहूँ ना 1,09,677 से मल्टीप्लाई करो, तो एक आध बारी थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा सोचेंगे जिसके लिए। बट अगर मैं कहूँ इसको 1.1 से मल्टीप्लाई करो, आप तुरंत करेंगे। तो टीचर को दिखाएंगे तो आप यही लिख के, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा भी राउंड ऑफ जानते हैं तो ये 1.1 बन गया। एंड 1.1 की मल्टीप्लाई डिवाइड बड़ी इजी होती है ना, और 10 की पावर में बाकी है, तो कैलकुलेशन में जो आंसर में जो अप्रोक्सीमेशन आएगा भी ना,
इट इज नॉट दैट बिग। आपका आंसर और बुकिश आंसर जो कैलकुलेटर से है, नॉट बिग डिफरेंस। आखिरी के डेसिमल के 3 के बाद में वो भी बहुत माइन्यूट चेंज आएगा, तो इसलिए इसे 1.1 इंटू 10⁵ और 7 लिख के करेंगे तो आपके आंसर जल्दी आएंगे। नाउ अब यहाँ पे बेटा क्या क्या सीरीज बनी है। बेटा पहली सीरीज का नाम रखा गया है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज क्या है? लाइमन सीरीज तब कहा जाता है जब बच्चे n1 की वैल्यू 1 हो और ये जो n2 है ये कुछ भी हो, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट कुछ भी हो, तो इस सीरीज को हम कहते हैं लाइमन सीरीज। और ऑब्वियसली इसकी वेव्स जो मिली ये यूवी रीजन में मिली है। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रीजन में। तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में जो रेज मिली हैं वो थी लाइमन सीरीज। और दूसरी सीरीज थी हमारी, ओहो इसी ने तो शुरुआत किया बल्मा ने, बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज बेटा हमारी विजिबल रीजन की है। विजिबल है, तुम्हें विजिबल है या नहीं है? ये वाला कलर थोड़ा बहुत तो विजिबल है मान लो। और इसमें बेटा n1 होता है 2 और n2 होता है 3, 4, 5, 6 एंड अप टू इनफाइनाइट। ऐसे ही बेटा 3 सीरीज 4 सीरीज और आई हैं, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, हेम्फ्रे। तो ये 3-4 सीरीज इसके बाद और थी। ठीक है, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, ठीक है, एंड फुंड, और एक और है शायद दैट इज हेम्फ्रे। कई सीरीज हमें मालूम है और आपने इन सब सीरीज को कहना है ऑल आर दीज इन इंफ्रारेड रीजन। ये सारे के सारे आईआर रीजन में आते हैं, इंफ्रारेड में आते हैं। ये कलर दिखे, ये भी थोड़ा थोड़ा तो दिखे चलेगा। तो यहाँ N13 है, ठीक है बेटा, थोड़ा दिख रहा है चलेगा। यहाँ N14 है, यहाँ N15 है, यहाँ N16 है। एंड ऑब्वियसली अगला जो नंबर है वो बढ़ा के लिख दीजिए, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट, 5, 6, 7 up to infinite, and so on, 6, 7, 8 infinite and 7, 8, 9 up to infinite। तो ये सीरीज अलग अलग आई, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। एनी डाउट? नाउ ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, वैसे तो कॉमन सेंस है लेकिन फिर भी बच्चे गलती करते हैं इसलिए बताना है। क्या है? सबसे पहले तो ये इनफाइनाइट अगर उसे कहना होगा तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली एटम से डिटैच हो गया है। इनफाइनाइट नंबर पे जाना, डिटैच हो गया है, तो आयनाइज हो गया है। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि भैया कौन सी वेवलेंथ दें जिससे एटम के ऊपर डालें जिससे उसका इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे चला जाए। तो इस समय की जो लाइन आएगी दिस इज टर्म्ड एज लिमिटिंग लाइन। तो ये जब भी उन्हें पूछना होगा बच्चों तो वो कहेंगे इसे लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन। तो जब भी वो लिमिटिंग लाइन वर्ड बोलेंगे बेटा तो लिमिटिंग लाइन के समय दैट इज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस पोजीशन। तो ये लिमिटिंग लाइन ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लिमिटिंग लाइन बोलते ही n की वैल्यू, n2 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। जनरली वो n1 ना बोल के आपको लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, हेम्फ्रे वर्ड बोलते हैं। तो ये वर्ड बोलने का मतलब वो n1 आपको बता रहे हैं। तो लिमिटिंग लाइन आपको क्लियर होना चाहिए। लाइमन, बाल्मर, पाश्चन दैट इज n1 बता रहे हैं, वो है। नेक्स्ट थिंग जो सबसे ज्यादा गलती होती है बेटा, वो कहते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन लाइमन सीरीज में जंप कराना है और हमने जो वेवलेंथ दी है वो मैक्सिमम वेवलेंथ दी है। मैक्सिमम वेवलेंथ, उससे ज्यादा वेवलेंथ से जंप ही नहीं हो रहा। तो बताओ n2 क्या है? फिर से पूछूं? ओके बेटा, मैं ये पूछ रहा हूं, लाइमन सीरीज का क्वेश्चन है। तो जब लाइमन सीरीज का क्वेश्चन है तो ये रहा फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला है, होपफुली आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है बच्चों जो आपको दिख रहा होगा, है ना।
अब यार ये इससे बड़ा तो हो नहीं रहा, जो भी है यही है। ठीक है, लाइमन सीरीज इसे कहते हैं। और इस फॉर्मूले में जब मैंने लाइमन सीरीज कहा तो n1 फिक्स हो गया, 1 पुट अप करना है। अब दूसरी बात आई कि भाई n1 तो 1 हो गया, n2 क्या रखें? तो हमने कहा जो लाइट हम दे रहे हैं उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है, इससे ज्यादा वेवलेंथ से इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो n2 क्या रखेंगे? कई बच्चों के दिमाग में जैसे मैक्सिमम वर्ड आता है ना, वो आगे कुछ पढ़ते नहीं है, दिमाग पे जोर नहीं डालते, कहते n2 मैक्सिमम, इनफाइनाइट कर दो। तो भैया जब मैंने आपसे कहा है वेवलेंथ मैक्सिमम करने के लिए, वेवलेंथ, बेटा ये जरा फार्मूला ध्यान रखिए, E इज इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। अगर मैं वेवलेंथ मैक्सिमम करने के लिए आपसे कह रहा हूं तो मैं एनर्जी मिनिमम कह रहा हूं। तो हमें इलेक्ट्रॉन जंप कराना है एक मिनिमम एनर्जी देके, और अगर मिनिमम एनर्जी दे रहे हो तो अगले लेवल पे जंप हो पाएगा। मिनिमम का मतलब ही अगले लेवल पे जंप। तो लाइमन सीरीज में जब भी मिनिमम एनर्जी की बात हो या मैक्सिमम वेवलेंथ की बात हो तो अगले नंबर पे पटकिएगा। तो क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, ये वाले जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स के लिए एग्जामिनर हमें मैक्सिमम वेवलेंथ कह देता है, मैक्सिमम वेवलेंथ। और वो कभी कभी मिनिमम एनर्जी भी कह सकता है, क्योंकि मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मिनिमम एनर्जी एक ही बात है। तो ये मिनिमम एनर्जी या फिर मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी कह सकता है, लेकिन वो जानबूझ के मैक्सिमम वेवलेंथ कहते हैं। कई बार उल्टा वो कहते हैं कि हम जो लाइट दे रहे हैं वो मिनिमम वेवलेंथ की है, और अगर बेटा वो मिनिमम वेवलेंथ की है तो अगेन उसी फॉर्मूले से तो वो मैक्सिमम एनर्जी की आ गई, और मैक्सिमम एनर्जी की आ गई तो आपको n2 जो रखना होगा मिनिमम वेवलेंथ पे इनफाइनाइट रखना होगा, और इसका मतलब बेटे बच्चे मैक्सिमम एनर्जी भी होता है। आई होप सो ये वर्ड क्लियर हो गए हों। तो अब हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल करने हैं, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम के करने हैं। बेटा सन पे सोडियम मिलता है या ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो एक कॉमन सेंस की बात है, भैया सन पे सोडियम कैसे कैसे, तो हमें कैसे पता लगा वहां सोडियम है? तो हमने जो सनलाइट आ रही है उसका स्पेक्ट्रम देखा, और वो स्पेक्ट्रम हमें यहाँ मिल रहा था किस एलिमेंट का, सोडियम का, एंड इट इज फिंगरप्रिंट। तो वो स्पेक्ट्रम अगर यहाँ मिल रहा है, सोडियम एलिमेंट का वो स्पेक्ट्रम है, वो स्पेक्ट्रम वहां है, तो इसका मतलब वहां वो एलिमेंट है। तो कई एलिमेंट्स की डिस्कवरी स्पेक्ट्रम के थ्रू ऐसे हुई है, और ऑब्वियसली स्पेक्ट्रोस्कोपी का लेवल बहुत बढ़ चुका है अब, जो NMR, IR ऐसे करके स्पेक्ट्रम्स हैं वो सेकेंड लेवल के हैं। अभी आप सिंपल जिसमें बोर्स के ये क्वेश्चन आएंगे इसे अटेम्प्ट करेंगे, तो मैं अभी आपको क्वेश्चंस भेज भी दूंगा। लास्ट टर्न के फोटो इलेक्ट्रिक के आपके पेंडिंग क्वेश्चंस हैं, आपको उसका भी जवाब देना है कि वो सारे हो गए नहीं हो गए। नाउ दिस टर्न पे आपका स्पेक्ट्रम के न्यूमेरिकल्स हैं, स्पेक्ट्रम की थ्योरी है, लाइन, बाइंड, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, एटॉमिक, एब्जॉर्प्शन, इमिशन, इनको करना है। ओके बेटा, हैव अ नाइस टाइम, होपफुली यू एंजॉयड द लेक्चर, बाय बाय, गुड लक।